और इस मुबारक दिन के ऊपर जब हमारे शहीदों में सबसे बड़ा शहीद, जिसे हम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से जानते हैं, शहीद हुआ था, उसकी ज़िंदगी, उसके विचार आज हम सेलिब्रेट करते हैं। हर साल लगभग 90 साल हो गए, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती रही और शहीद भगत सिंह को याद करती रही। आज के दिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अनहद की तरफ से ये वेब सेमिनार आज के दिन शुरू न किया जाता तो और कौन से दिन शुरू किया जाता? आज का दिन जो बेहद मुबारक दिन है। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि अब तक सुबह से प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब, प्रोफ़ेसर मृदुला मुखर्जी और प्रोफ़ेसर आदित्य बोल चुके हैं। भगत सिंह से जुड़ी हुई ज़्यादातर बातें कह चुके हैं और उसकी ज़िंदगी पर, उसके विचारों पर नज़र डाल चुके हैं। मैं जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो आज़ादी के मिलने के बाद की फ़ौरन पैदावार है, जब हिंदुस्तान बन रहा था। जब उस ख्वाब को पूरा करने की बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग, इस देश की अवाम कोशिश कर रही थी कि भगत सिंह जैसे शहीदों के जितने भी ख्वाब थे, उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करें अपने मुल्क के अंदर। मैंने 2005 और 6 में एक सर्वे किया था नौजवानों के बीच। उसमें 2 सवाल सर्वे में ये भी थे कि आप किसको सबसे ज़्यादा बड़ा और महबूब लीडर मानते हैं आज़ादी के संग्राम का? दूसरा सवाल ये था कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है आज़ादी के अंदर? इन दोनों सवालों के जवाब में लगभग 35,000 इस देश के नौजवानों के बीच में किया गया ये सर्वे कह रहा था कि भगत सिंह और गांधी 2 ऐसे कदावर नेता हैं जिनके करीब कोई भी नहीं फटकता। ये महबूब थे, इनसे लोगों को मोहब्बत थी, इनसे नौजवान नस्लों को मोहब्बत थी, जिन्होंने शायद सिर्फ इनके बारे में पढ़ा था, शायद कहानियाँ सुनी थीं, शायद फ़िल्में देखी थीं। और तब मुझे लगा कि ये सवाल तो हमें पूछना ही चाहिए कि भगत सिंह जैसा एक नौजवान, जिसकी पूरी राजनैतिक ज़िंदगी, जिसकी पूरी कुर्बानियाँ सिमट कर सिर्फ 10 साल में मानी जा सकती हैं। यानी वो 12 साल की उम्र से शायद सोचना शुरू करता है, शायद उसके दिल में आज़ादी का जोश पैदा होता है और 23 साल की उम्र में वो चला जाता है, उसको फांसी हो जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चा उठे, जिसे हम अपनी इस उम्र में बच्चा ही कहेंगे, वो उठे और इतना गहरा असर डाल जाए कि पूरे नस्ल दर नस्ल ये देश उसे बार बार याद करता रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और भगत सिंह ही क्यों? क्या भगत सिंह ऐसा कोई बच्चा था जिसने ऐसी कोई बात कर दी जो औरों ने नहीं की? यानी उसने सॉन्डर्स का कत्ल किया। तो क्या इस वजह से हम मानते हैं कि भगत सिंह बहुत बड़ा, उसने पार्लियामेंट में बम फेंका? तो क्या हम इस वजह से मानते हैं कि वो बम फेंकने वालों में से था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने आवाज़ उठा कर ऐसा कुछ किया, तो इस वजह से पड़ा है? बात ये नहीं है। भगत सिंह के और भी साथी थे, भगत सिंह से पहले लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया था। हिंसा भगत सिंह को बड़ा नहीं बनाती। भगत सिंह के विचार भगत सिंह को बड़ा बनाते हैं और इसलिए हम उसे नस्ल दर नस्ल एक के बाद एक याद करते हैं। कौन से हैं ये विचार? कहाँ से आ रहे हैं ये विचार? किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को और अपने आस-पास जो साथी थे उनकी ज़िंदगी को ढाला था? क्या थीं वो चीज़ें जो इन विचारों को बहुत बड़ा बनाती हैं? मैं अपनी 60 साल की ज़िंदगी में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों जगह के, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, तीनों जगह से मिला लें हम लोगों को,
तो किसी भी ऐसी राजनीतिक शख्सियत को नहीं जानता जिसके खिलाफ कभी एक लफ्ज भी किसी को बोलते हुए नहीं सुना। मैं जानता हूं कि गांधी के बारे में इस मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो गांधी के कद को नीचा करने में लगी रहती हैं। मैं जानता हूं कि नेहरू के ऊपर खास तौर से पिछले 6-7 सालों के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है, नेहरू के विचारों के ऊपर, नेहरू की शख्सियत के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम देखें तो सारे के सारे जितने स्टार हैं, जितने सितारे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनके ऊपर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा दिखाई देता है। सिर्फ भगत सिंह, सिर्फ शहीद भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिसके खिलाफ जाने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ती। इसके बावजूद कि वो इस देश के अंदर जो कुछ भ्रांतियां थी, जो इस देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो गंदगी थी, उसके खिलाफ लगातार बोलता रहा। इसके बावजूद कि वो नौजवान आखिरी किताब लिखता है और उस किताब की शुरुआत इससे होती है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। नास्तिक होना इस देश के अंदर एक बड़े तबके के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। उसके बावजूद उन लोगों की जो आस्तिक हैं, भगत सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जब मैंने फिल्म बनाने की कोशिश की भगत सिंह के ऊपर, तो ये बात साफ थी मेरे सामने कि भगत सिंह की शख्सियत के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी बॉलीवुड है, उसने श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। 6 से ज्यादा फिल्में बनी भगत सिंह के ऊपर, पर डॉक्यूमेंट्री उस वक्त कोई नहीं थी। एक दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री शायद थी और वो मिल नहीं पा रही थी। आज वो इंटरनेट पे मौजूद है। यानी हम लोगों ने कहीं कमी रखी थी। जो लोग थे जो सीरियसली भगत सिंह को जानना और पढ़ना और समझना चाहते थे, उन्होंने कहीं कमी रखी थी, इसलिए उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज शायद नहीं थी। मेरे सामने वही सवाल, बहुत बड़ा सवाल था कि भगत सिंह ही क्यों। और मुझे लगता है कि वो सारे नौजवान जो भगत सिंह के साथ मौजूद थे, खिलंदड़े, जिंदगी से मोहब्बत करने वाले, शायरी से मोहब्बत करने वाले। भगत सिंह की अगर डायरी देखें तो उसमें जगह जगह उन्होंने उर्दू में अपनी हाथ से शेर लिखे हुए हैं। उर्दू जबान के माहिर थे, जाहिर है भगत सिंह, बेहद अच्छी उर्दू आती थी, खुद अपने हाथ से लिखते थे। ये लोग जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते थे और इनकलाब और इनकलाबी विचार ये जिंदगी का हिस्सा थे, ये मोहब्बत का हिस्सा थे, ये अमन चैन और एक उस ख्वाब का हिस्सा थे जो ये हिंदुस्तान के लिए देखते थे। आपस में छेड़छाड़ करना उन वक्तों में भी जो शायद हम सोचें तो कितने सख्त वक्त रहे होंगे, पुलिस से छुप करके रहना, अंडरग्राउंड काम करना, अपनी फोटो ना छपवाना। 4 फोटो हैं सिर्फ, और 4 फोटो के बलबूते के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये माहौल है, कभी भी पुलिस का रेड हो सकता है और उस बीच में भी छेड़छाड़ जारी है। एक दूसरे के साथ मिलकर के फिल्में देखना जारी है। भगत सिंह को फिल्में देखना बहुत पसंद थी। नई नई हुआ करती थी तब फिल्में। जब भी पैसा कुछ बच जाता था तो भगत सिंह फिल्म देखने ज़रूर जाते थे। भगत सिंह की छेड़छाड़ का एक किस्सा सुनाते चलूँ। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज़ाद जो हैं वो बहुत सख्त किस्म के थे और इन सब में बड़े थे, कि उन्हें छेड़ा जाए। तो एक जगह जहाँ इन लोगों को मिलना था, वहाँ अपने ऑफिस में इन्होंने एक ऐसा कैलेंडर थी, एंट्रेंस के ऊपर लगा दिया और इन्हें मालूम था कि आज़ाद आएंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे, और यही हुआ। आज़ाद घुसे अंदर और सबके ऊपर बरसने लगे और उन्होंने कैलेंडर उतारा और उसे फाड़ दिया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है। ये बर्दाश्त नहीं था। इस वक्त प्यार मोहब्बत इन सब की बातें नहीं हो सकती। इस वक्त सिर्फ हम इनकलाब कर रहे हैं।
वगैरह वगैरह। और ये खूब हंसे इस किस्से को लेकर के। ये था जिंदगी जीने की चाह इनके बीच में। लेकिन ये जो विचार आ रहे थे, तो उस वक्त का दौर दुनिया के स्तर पर बहुत अजीब दौर था, हमारे देश के स्तर पर भी बहुत अजीब दौर था। दुनिया के देर स्तर के ऊपर फासीवाद के विचार भी आ रहे थे, दूसरी तरफ इनकलाबी विचार भी आ रहे थे। इन्होंने इनकलाबी विचार चुने, पर हमें मालूम है कि सावरकर, मुंजे वगैरह वगैरह जैसे लोग भी हमारे देश के अंदर मौजूद थे। दूसरी तरफ हिंदू हमारे अ, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही थी। उन्होंने कोई और विचार चुने, भगत सिंह ने इनकलाबी विचार चुने। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह को उन विचारों का ज्ञान नहीं था, उन विचारों के बारे में भी पढ़ा था और इसीलिए उनके खिलाफ खड़े हुए। साथ ही हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेजी के साथ सांप्रदायिकता का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। आपस में बंटवारे की नफरतें बढ़ती जा रही और इन फैलाने वाले लोग हमारे ही समाज के अंदर मौजूद थे, जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य जो हमारे देश पर कब्जा किए हुए था, वो पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर के एक तरफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म खड़ा था और दूसरी तरफ हिंदू फंडामेंटलिज्म खड़ा था। और ऐसे वक्त में ये नौजवान, अद्भुत बात है, कमाल की बात है ये, कि अपने विचारों को साइंटिफिक टेम्पर पर परख रहे थे। मृदुला मुखर्जी ने थोड़ी देर पहले अभी साइंटिफिक टेम्पर का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जो भी विचार आ रहे थे, भगत सिंह किताबें पढ़ने में तो कमाल का लड़का था। उस छोटी सी उम्र में लगभग 300 किताबें, 350 किताबें पढ़ चुका था। जो हमें मालूम है उससे ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, जाहिर है, जो उसने अपनी डायरी वगैरह में जिनका जिक्र नहीं किया है। ये सारे विचारों को लेकर के भगत सिंह छान रहा था, परख रहा था, और तब वो अपनी राजनीतिक समझ और एक आने वाली दुनिया का ख्वाब देख रहा था। हमें मालूम है कि सांप्रदायिकता ने आगे बढ़ करके इस मुल्क को विभाजित कर दिया, करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए। पर यह बात वो छोटा सा बच्चा समझता था और इसलिए उस वक्त सांप्रदायिकता के खिलाफ लेख लिख रहा था। उस वक्त अछूत होने के खिलाफ, हमारे देश के अंदर जो अछूत माने जाते हैं उनके लिए लेख लिख रहा था। ये सीरियस चीजें थी जो भगत सिंह कर रहा था। मैं एक तरफ कह रहा हूं कि वो बच्चे थे, खिलंदड़े थे, जिंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहते थे, और दूसरी तरफ ये बहुत जटिल सवालों से जूझ रहे थे, और सिर्फ जूझ ही नहीं रहे थे, वो अपनी जिंदगी में उतार रहे थे। भगत सिंह का ये ख्वाब कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां साम्राज्यवाद का वर्चस्व नहीं होगा, जहां साम्राज्यवाद को वो कह रहा था डाउन डाउन विद इंपीरियलिज्म, जहां वो सरमायादारी के खिलाफ खड़ा हो रहा था, वहीं वो अपने देश के, अपने समाज के अंदर जो त्रुटियां थी, जो बुरी चीजें थी, जो ईवल्स थे, उनके खिलाफ भी पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा था। ये चीज भगत सिंह को बाकी लोगों से अलग करती है, और इसलिए लगातार नस्ल दर नस्ल हम उसकी जिंदगी को, उसके विचारों को सेलिब्रेट करते रहे हैं। मेरी फिल्म में एक बहुत बड़ा सवाल था सामने कि गांधी और भगत सिंह की जो कंट्रोवर्सी है, उसको, उसके ऊपर कुछ बात की जाए या ना की जाए। जो लोग गांधी का और भगत सिंह का कद नीचा करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके विचारों को कोई ना परखे, कोई ना देखे, आगे आने वाली नस्लों की नजरें इनके विचारों और इनके ख्वाबों से हट जाएं, वो इस कंट्रोवर्सी को इतना ज्यादा उछालते हैं कि इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करते। बात यह है कि अगर हम इस विचार में, इस सवाल में फंसे रहें,
तो फिर इससे आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी फ़िल्म के अंदर इस बात को डील नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि इस कंट्रोवर्सी का बादल इतना गहरा रहे कि भगत सिंह के विचार अगली नस्लों तक ना पहुँच पाएँ, और ये कोशिश बड़ी भयंकर कोशिश है। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि भगत सिंह क्या चाहता था, कैसा हिंदुस्तान चाहता था। एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता था जो सभ्य हो, जो साइंटिफिक टेम्पर पर आधारित हो, जिस तरह वो साइंटिफिक टेम्पर को अपनी ज़िंदगी में जी रहा था, जिस तरह से वो वैज्ञानिक विचारधारा को के बलबूते के ऊपर दुनिया भर के विचारों को परख रहा था, उस तरह से आज का नौजवान ना परखे। ये चाहते हैं वो लोग जो गांधी और भगत सिंह की कंट्रोवर्सी के अंदर फंसा करके रखना चाहते हैं हमें। मैं ये समझता हूं कि भगत सिंह उनमें से नहीं था जो ये सोचता हो कि मैं आज फांसी चढ़ जाऊं और कल देश आज़ाद हो जाएगा। और ये बात सच भी है कि उसकी फांसी चढ़ने के फौरन बाद देश आज़ाद नहीं हुआ। देश को आज़ाद होने में बहुत समय लगा, बहुत सारी और कुर्बानियां दी गईं, और तब ये देश एक देश की शक्ल में हमारे सामने 1947 में पैदा हुआ। अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, कुर्बानियां बढ़ती जा रही, जिंदाबाद का नारा हर तरफ से गूंज रहा था। भगत सिंह की फांसी लगने की खबर जब इस देश में फैली तो हमें यह मालूम है कि इस देश के लाखों लोगों ने 3 दिन तक अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया। हम तब चूल्हा नहीं जलाते जब हमारा कोई अपना चला जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि जैसे ही ये खबर फैलनी शुरू हुई, आग की तरह के भगत सिंह को फांसी लगा दी गई है और छुप कर फांसी लगाई गई है। अगले 3 दिन तक देश के ज्यादातर बड़े हिस्से में शोक मनाया गया। ये थी शख्सियत उसकी, पर ये उसे मालूम था कि उसकी शख्सियत उसको फांसी देने से अगले दिन देश आजाद नहीं होगा। फिर किस चीज के लिए वो दे रहा था कुर्बानी, फिर किस चीज के लिए वो फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार था? वो उसके ख्वाबों का हिंदुस्तान था, वो उसके विचारों का हिंदुस्तान था। वो एक ऐसा हिंदुस्तान था जहां सब मिल करके रहेंगे, जहां हर इंसान की इज्जत होगी, जहां छुआछूत खत्म हो जाएगी, जहां औरतों की इज्जत की जाएगी, जहां एक देश ऐसा होगा जिसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो, जहां दमन नहीं होगा, जहां लाठी गोली की सरकारें नहीं बनेगी जैसी सरकार उस वक्त थी। ये ख्वाब था, ये विचार था जिसके लिए भगत सिंह फांसी चढ़ने को तैयार था, और अपने दोस्तों के साथ फांसी चढ़ने को तैयार था। वो अकेला नहीं था। अब अगर ये बात मान लें कि पहले विचार बने, भगत सिंह जैसे लोगों ने, नौजवानों से लेकर के बूढ़ों तक, सब ने कुर्बानियां दी इस देश को बनाने के लिए, इस देश को पैदा करने के लिए, और ये देश पैदा हो गया उनकी कुर्बानी से, तो हमें दूसरी बात भी माननी पड़ेगी कि अगर विचारों में देश टूट जाए, अगर विचारों में देश बिखर जाए, तो वो धरती पर भी एक नहीं रहता। ये है आज का सबसे बड़ा खतरा। भगत सिंह लगातार ये लिखता रहा, कहता रहा, बोलता रहा कि धार्मिक नारों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर जैसे नारों के वो खिलाफ था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर देश को पैदा होना है तो ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, और धरती पर लड़ाई है एक नया देश पैदा करने की। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये बात कि आज हम मोहब्बत का, प्यार का, एकता का, बराबरी का, हर बच्चे के लिए एजुकेशन का, हर नौजवान के लिए एक नौकरी का, एक छत का संदेश लगातार देते रहें, और भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसे पढ़ें,
ये देखें कि उसने क्या लिखा है अपनी इस किताब मैं नास्तिक हूं मैं। वो लोग जो भगत सिंह की जिंदगी से नौजवानों को दूर रखना चाहते हैं और साइंटिफिक टेम्पर को इस देश में फैलने से लगातार रोकना चाहते हैं, वो जाहिर है कि भगत सिंह के विचारों के ऊपर बात ना करके जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। आज का नौजवान अगर भगत सिंह के विचारों को पढ़ेगा तो फिर वो जरूर पूछेगा कि मैं नास्तिक क्यों नहीं हूं। वो ये भी पूछेगा कि आज भी क्यों इस देश में छुआछूत जारी है, आज भी क्यों इस देश के अंदर औरत की इज्जत नहीं होती, आज भी क्यों ऐसी सरकारें मौजूद हैं जो सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे की, मुनाफे की बात करती हैं। आज भी इस देश में लाठी गोलियों की सरकारें क्यों हैं? ये सवाल पूछेगा वो नौजवान जो पढ़ेगा भगत सिंह के बारे में। और इसी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई बात जो हमें अभी दिखाई दी वो ये है कि यूनिवर्सिटीज से, वो चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, और लगातार दूसरी यूनिवर्सिटीज से जब नौजवान उठा है और प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आया है तो उसने भगत सिंह को जिया है। उसने जिया है सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए भगत सिंह को। और वो सवाल पूछ रहा है कि कहां है वो ख्वाब जो भगत सिंह के ख्वाब थे, कहां है वो समाज जिसकी कल्पना भगत सिंह करता था। वो लोग जो इस प्रक्रिया से, नौजवानों की इस एजुकेशन से जो उनको प्रोटेस्ट के दौरान मिलती, जो उनको सड़क के ऊपर निकल करके नारे लगाने में मिलती है, उससे डरते हैं, क्योंकि उनके तख्त वैसे ही हिलने लगते हैं जैसे भगत सिंह की फांसी से पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। लेकिन नौजवानों को भगत सिंह बनने से कोई नहीं रोक सकता, नौजवानों को वो विचार ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता जो हमारे समाज को आगे ले जाते हैं, जो हमारे समाज में भाईचारा पैदा करते हैं, जो हमारे समाज में औरत की इज्जत पैदा करते हैं, जो हमारे समाज से छुआछूत को बाहर निकाल देना चाहते हैं और एक ऐसा समाज की कल्पना करते हैं जिसमें इंसान इंसान के ऊपर दमन नहीं करेगा, इंसान इंसान बराबर होंगे। भगत सिंह के बारे में सोचते हुए हमेशा याद आती है हमें जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग का मसाकर उस वक्त के दुनिया के भयंकर मसाकर्स में से एक था। मैंने उसके ऊपर एक नज्म लिखी है, आज के दिन वो आज नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग हैं यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफियां। यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी, न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ, न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग इनकी मंजिलें, न नर्क का सवाल था। मसीहो, गौतमो, रसूल, कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हो सब। मसीह व गौतमो, रसूल, कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हो सब। ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था। ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्त खाक थी जो जिंदगी की मांग में बिखर गई सिंदूर सी। मुश्त खाक मुट्ठी भर खाक को कहते हैं। ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्त खाक थी जो जिंदगी की मांग में बिखर गई सिंदूर सी। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है। बहार पर ये बंदिशें इन्हें कबूल क्यों नहीं, इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमतें, इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमतें।
ये क्या हुआ कि यकबयक सब खामोश हो गए? ये क्या हुआ कि यकबयक सब खामोश हो गए? यहाँ पे ओस क्यों पड़ी? ये धूल दब गई है क्यों? वो जिससे फूल खिल उठे थे, जख्म भर गया है क्यों? मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से, मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नर्म ख्वाब फिर। बराबरी का सब जुनूं सिमट के फिर से आएगा, बराबरी का सब जुनूं सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को। यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर। यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।